नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही तो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लो वोटिंग हुआ है तो इससे कई सारे सवाल भी पैदा होते हैं। आज इस लो वोटिंग को समझने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के ऑथराइज प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार संकेत चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ अत्री जी जो कांग्रेस की विचारधारा से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और खुराना जी इंटेलेक्चुअल हैं और इंडिपेंडेंट हैं, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में सत्य प्रकाश जी हाईकोर्ट के लॉयर हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी एडवांस में स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो इलेक्शन संपन्न हुआ है 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 21 स्टेट में और 4 यूनियन स्टेट्स में, टेरिटरी में, टोटल जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो 64% हुआ है। जबकि पिछली बार जो ये वोटिंग परसेंटेज हुआ था वो 70% हुआ था, 70, यानी कि 6% का सीधा ड्रॉप है। त्रिपुरा को अगर छोड़ दिया जाए जहां पे 80.6% हुआ है, इसके अलावा किसी भी स्टेट में 80% को क्रॉस नहीं किया है वोटिंग परसेंटेज। अगर आप वेस्ट बंगाल को देखें तो वो सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग टर्न अराउंड रहा है, वो भी 78%। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज पड़ा है वो 47.5 पड़ा है और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 48.5 पड़ा है। जबकि पिछली बार यानी कि 2019 में बिहार में 53% वोटिंग पड़ा था। इसके अलावा यूपी में 57% पड़ा है, जबकि पिछली बार 67% पड़ा था। तमिलनाडु में 66% पड़ा है, जबकि पिछली बार 72% पड़ा था। उत्तराखंड में 54% पड़ा है, जबकि पिछली बार 61.88% हुआ था। उसी तरीके से राजस्थान में भी 63% पिछली बार हुआ था, इस बार 56.58% है। तो ओवरऑल अगर वोटिंग देखा जाए कि जहां पे पिछली बार 70% से ज्यादा वोटिंग हुआ था, वहां पे इस बार 66% से कम वोटिंग हुआ है। यानी कि कहीं पे 10% तो कहीं पे 6%, कहीं पे 5% जो है वोटिंग परसेंटेज जो है कम पड़ा है। अभी तक ये चुनाव जो था वो एक तरफा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी 400 प्लस के दावे कर रहे थे, उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि बम्पर वोटिंग होगा, लेकिन बम्पर वोटिंग नहीं हुआ है। दूसरा जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है वो ये है कि शहरों में वोटिंग का परसेंटेज पिछले बार से बहुत ज्यादा गिरा है। 15% से 18% तक किसी किसी शहर में वोटिंग परसेंटेज गिरा है। तो आइए इसी बैकग्राउंड के साथ हम सबसे पहला सवाल अपने बीजेपी के प्रवक्ता से ही पूछना चाहते हैं कि क्या जो लो टर्न अराउंड है, और खासकर शहरों में जिस तरीके से लो टर्न अराउंड है, जो बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, तो क्या यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी किसी भी प्रकार से नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की और उत्तर प्रदेश की, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं है, वो सबको नजर आ रहा है। चाहे प्रदेश स्तर की आप बात कर लीजिए, चाहे क्षेत्रीय स्तर की आप बात कर लीजिए, अथवा जिला स्तर की आप बात कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप मुख्य रूप से बात कर लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। गांव में आप जाकर देखिए, आपको नजर आ जाएगा ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता नहीं है। वोटर की तो दूर की बात है, वोटर तो तभी होगा जब कोई कार्यकर्ता होगा। कोई पदाधिकारी तक कोई पद एक्सेप्ट करने तक के लिए तैयार इनका नहीं था। किस प्रकार से टिकट नहीं ले रहे थे लोग, किस प्रकार से जबरदस्ती टिकट वितरण किया गया, वो सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, तो वो सबको नजर आ रहा है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का उन्होंने काम किया अपने शासन के दौरान, वो भी सबको दिख रहा था। उसके आधार पर ही जनता ने वोट किया। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ। ऋषभ जी, जहां जैसा कि इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी की कांग्रेस को तो अपना कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे, वही पहले चरण में जिस तरीके से लो वोटिंग हो रहा है, क्या कांग्रेस में एक तरीके से नया जान फूंक रहा है? क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि उनके तरफ वोटिंग परसेंटेज जा रहा है? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बीजेपी का जब से नारा लग रहा है 400 पार 400 पार 400 पार, सर पिछली बार ऑलमोस्ट सभी स्टेट में सभी तरह की सीटें इन्होंने कई स्टेटों में क्लीन स्वीप करी है।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग नेपाल से सीट लाएंगे या पाकिस्तान से सीट लाएंगे। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, सर कांग्रेस पार्टी आज देश में आज से तो है नहीं, स्वतंत्रता के समय से है। उसके अलावा सर पंजाब में ऐसे कहा जाए तो इनके पास भी एक भी कैंडिडेट नहीं है। हम लोग समाजवादी के साथ एक गठबंधन में सरकार कह रहा हूँ, एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा सर बीजेपी जो चीज छुपाना चाह रही है, जो राजपूत लोगों की सभाएं हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के खिलाफ साफ कहा जा रहा है कि कोई भी राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देगा। और सर कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर भी पता है कि अगर योगी जी और अमित शाह जी इन दोनों के बीच में जो है कि अगर ये लोग दोबारा रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी योगी जी को सीएम पद से भी हटाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी भी नहीं चाहते कि बीजेपी की पूरी सीटें आए, वो भी चाहते हैं कि 35 से 40 पे रह जाए। ठीक है, मैं आता हूँ अविरल जी। राजीव खुराना जी, ये जो लो टर्न अराउंड है वोट का, वो कहीं ना कहीं चिंता तो ला ही रही है, हर पार्टी के मन में ला रही है। हालांकि मैं पहले इन्होंने कहा योगी जी को सीएम से हटाना चाहते हैं, तो इनके पास ये तथ्य कहां से आया? कृपया करके उस सूत्र का खुलासा कर दे तो अच्छा होगा। ये कौन सी सोर्स है, किसने उन्हें बता दिया? मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर किसान जो कि हमारे देश के किसान है वो दिल्ली में आना चाहे तो ये लोग धारा 144 लागू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में ही राजपूतों की 1.5 लाख से 2 लाख की सभाएं हो रही हैं, वो योगी जी की मर्जी के बिना नहीं हो सकती मेरे भाई। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। अभी इस पे जाट वाले सवाल हमारे पास ऑलरेडी है। मैं राजीव खुराना जी से जानना चाहता हूं कि आप एज ए विश्लेषक आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर जीतने वाली पार्टी होती है तो एक उत्साह दिखता है वोटर्स में बिल्कुल ही उत्साह नहीं दिखा है। और खासकर बिहार और यूपी जो कि पॉलिटिकली बहुत ही रिच स्टेट्स है, यहाँ के बच्चे भी जो है नेशनल पॉलिटिक्स को इतने अच्छे से समझते हैं जितना विदेश में रहने वाला कोई बड़ा स्कॉलर नहीं समझ पाता होगा। तो ये जो लो टर्न अराउंड है, इससे आपको क्या फील हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना आवाज ठीक कर लीजिए। तब तक मैं संकेत चतुर्वेदी जी से यही सवाल पूछ लेता हूँ। संकेत जी संकेत जी आप इसका जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जैसे लो टर्न आउट है, आप अगर याद करें 2014 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो बहुत सारे वोटर्स आए थे वोट देने के लिए, बम्पर वोटिंग हुई थी 2014 में। तो ये कहा गया था कि जब लोग बाग सत्ता से नाराज होते हैं तो ज्यादा वोट देते हैं, ठीक है, यही कहा गया था 2014 में। अब अगर कम दे रहे हैं तो सत्ता से नाराज हैं या खुश हैं ये नहीं पता, ये ओवरऑल मैटर है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। जीतेगी, जहां तक मेरे को लगता है बीजेपी ही जीतेगी, पर सीट्स कम आएंगी, सीट्स अफेक्टेड होंगी। और कांग्रेस से जैसे कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध हो गया था, बीजेपी के लिए भी पॉलिटिक्स का अर्थ कांग्रेस हो गया है। कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है, क्षेत्रीय दल जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्षेत्रीय दल बहुत सही बोला आपने। ठीक है, राजीव खुराना जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कहता हूँ दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां अपना डेमोक्रेसी के लिए गलत है। हो क्या रहा है, इसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं। मैं एनालाइज कर रहा था सारा जो वोटिंग का एक सीट पे। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी का वोटर अगर नहीं निकल रहा तो दूसरी पार्टियों के सपोर्टर काम नहीं कर रहे, उनके कार्यकर्ता काम। जहाँ पे गठबंधन है वहाँ पे जिस पार्टी को टिकट नहीं मिला, उसका गठबंधन सहयोगी को मिला है, वहाँ से वो गायब हैं। वो दिल्ली में आके काम बैठे हुए हैं। वो यूपी के, मैं एक इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोग दिल्ली में आके बैठे हुए हैं। वो वहाँ इलेक्शन था कल परसों जो भी था, तो मतलब बड़ी अजीब सबके लिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सर एक बार आप अपना हेडफोन मंगवा लेते, क्योंकि आपकी साउंड बहुत कम आ रही है। मैं डॉक्टर अविरल जी के पास आ रहा हूँ वापस। अविरल जी, एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट या इतने सालों से इलेक्शन को कवर करता रहा हूं मैं, लो वोटिंग और हाई वोटिंग कहीं भी किसी भी पार्टी के जीत या हार का कोई इंडिकेशन नहीं होता, लेकिन लोगों के अंदर के उत्साह का इंडिकेशन जरूर होता है। जिस तरीके से मोदी लहर थी 2014 में, 2019 में, और जिस तरीके से लोग एक्साइटेड थे और सुबह में बिना कहा जा रहा था कि पहले वोट फिर नाश्ता,
उस तरीके के नारा दिया गया था और सुबह से ही पोलिंग बूथ पे लाइनें लग जाती थी। इस बार बहुत ही उदासीनता देखने को मिला है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अटल जी के टाइम पे इंडिया साइनिंग का जो फॉर्मूला दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बीजेपी के कोर वोटर थे, यानी कि जो फॉरवर्ड थे या शहर के जो लोग थे, वो आराम से सोते रहे कि यार मैं वोट दूं ना दूं, बीजेपी तो जीत ही रही है, इंडिया साइनिंग हो रहा है। और क्या हुआ नतीजा? बीजेपी कुछ वोटों की वजह से, कुछ सीटों की वजह से बीजेपी हार गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया है मोदी जी को? कहीं इसी ओवर कॉन्फिडेंस में तो आप फिर से इंडिया साइन को रिपीट तो नहीं कर देंगे? देखिए, हमें कोई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है। जनता की आप बात करिए, जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 500 पार जा रहा है। ये जनता का निर्णय है और ये नजर आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है, 4 तारीख को ये सब नजर आ जाएगा। 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। कुछ जिस प्रकार से 60 सालों तक इन्होंने शासन किया, उसके बावजूद भी जो बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, वो भी नहीं पहुंचा पाए। जनता सब देख रही है किस प्रकार से अनेकों समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा किया गया। ये कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग वही लोग हैं जिन्होंने 370 को हटाने का विरोध किया। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, जैसे 2014 में मोदी जी ने गुजरात को एक सैंपल स्टेट के रूप में दिखाया था, आज के डेट में यूपी एक सैंपल स्टेट है। और यूपी का मैं आपको बता दूं कि यूपी में पिछले चुनाव में 2019 में 67% वोटिंग हुआ था और इस बार जो है 57% वोटिंग हुआ है, यानी कि 10% का ड्रॉप है। आप इसको मामूली आंकड़ा समझ रहे हैं? 10% का ड्रॉप किसी भी एक स्टेट, वो भी आपके सैंपल स्टेट में होना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, फर्क उससे नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि वोट किसे गया है और कितनी बड़ी संख्या में गया है। इस बात को देखना बेहद आवश्यक है। वोट पढ़ रहे हैं वो हमें ही पढ़ रहे हैं क्योंकि जनता हमें ही पसंद कर रही है, इस बात को भी देख लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रही है उत्तर प्रदेश में, उसको भी देख लेना चाहिए। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में दिए हैं। सबसे बड़ा सूबा है एक बिहार से, और उसके बावजूद भी कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। प्रियंका गांधी आई थी चुनाव लड़वाने के लिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ वो सबने देखा। विधानसभा चुनाव को भी उत्तर प्रदेश में याद करना बेहद आवश्यक होगा। प्रियंका जी ने विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़वाया था। कई सीटों पर किस प्रकार से क्या इनका हाल रहा, हजारों एक हजार ने वोट नहीं मिल रही है। विधानसभा क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आता हूँ आपके पास। मेरी आवाज आ रही है? मेरा जो सवाल था, मैं आ रहा हूँ, पुराना सवाल ही है आपके पास। मेरा जो सवाल था अविरल जी से कि कहीं इंडिया साइन रिपीट तो नहीं हो जाएगा? ओवर सर मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल इंडिया साइन ही रिपीट होने जा रहा है। ये लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं सर। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सर मेरे से तो इन्होंने 2000 नौकरियां भी बड़ी मुश्किल से दी है। और आप जहां तक कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने वोटिंग नहीं दी, लोग यूपी में हैं ही नहीं, वो लोग तो दिल्ली आके काम ढूंढ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हुआ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं विकास नहीं हुआ है। सर राम मंदिर बनाने से हम खुद भी राम मंदिर एक आस्था का विषय है। मैं खुद भी कहना चाहूंगा मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन राम मंदिर बना, पर सारे शंकराचार्यों ने कहा कि राम मंदिर पूरा नहीं है। इन लोगों ने तब भी उसका उद्घाटन कर दिया। मैं खुद राम मंदिर दर्शन करके आया हूँ। आमंत्रण ठुकराने की क्या जरूरत थी? आप समाजवादी पार्टी की तरफ सर थे, लेकिन आप नहीं सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा सर, इन्होंने राम गठबंधन है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां बरसाई थी। सर मैं इन्हें कहना चाहूंगा राम मंदिर का जहां तक निमंत्रण ठुकराने का विषय है सर, उसमें मैं बात कहना चाहूंगा कि सर राम एक आस्था का विषय है। वो इन्होंने एक बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया था। हम जाना चाहेंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। जब हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है, ये जस्ट अपने चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। मैं खुद अयोध्या दर्शन करके आया हूँ, राम मंदिर में जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है। सर ये कोई तरीका थोड़ी होता है। और जहां तक बात है ये नौकरी की बात पे क्यों नहीं सवाल करते सर, महंगाई पे क्यों नहीं सवाल करते? पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो रहा है, सिलेंडर 1200 रुपए हो रहा है, 400 रुपए पे तो सिलेंडर अपने सर पे उठा के घूमते थे। और रोजगार की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। राजीव खुराना जी, कहीं ये फ्लॉप शो तो नहीं हो जाएगा? बीजेपी का 400 पार का फ्लॉप शो तो नहीं हो जाएगा और इंडिया साइनिंग जैसे फ्लॉप हुआ था? नहीं, अगर वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रही है
मुझे लग रहा है, अजीब सी बात सुन के लग रही है कि कोई किसी पे कटाक्ष कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओवरऑल डेमोक्रेसी कंट्री इसमें नुकसान में जाएगी, किसी का भी हो। दूसरी बात, अब पहले इसे एक उत्सव मनाया जाता था, कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चल रही कहीं के लिए भी जहां हो रही है वोटिंग। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग जो डाउन हो रही है, उस वोटिंग डाउन के अंदर जो वोटर जो है, देखिए ना तो बीजेपी के वोटर ने, जो अर्नब जी ने उसको कांग्रेस को वोट देना है, ना ये जो कांग्रेस के बैठे इन्होंने कभी बीजेपी को देना है। इनके वर्कर के वोट तो वर्कर के साथ खत्म हो जाते हैं। बात आती है जो वोटर है, अब वोटर के पास क्या मुद्दे हैं उसने 5 साल में देख लिए। इस लास्ट मोमेंट पे वोटर डिसाइड नहीं करेगा कि ठाकुर है या गैस सिलेंडर है या क्या, वो मन बना चुका हुआ है। जिसने मन बनाया वही बूथ तक गया है, जिसने मन नहीं बनाया वो घर बैठा है, कंफ्यूज है। बीजेपी के भी है, बीजेपी के भी है और गठबंधन वाले भी है। सिलेंडर का तो एक वीडियो मेरे पास ये मौजूद है, इसका एक जरा उत्तर दें एक बार। थोड़ी आवाज बढ़ा दें। आवाज नहीं आ रही है अविरल जी, मैं समझ गया। इस वीडियो में वो बोल रही है कि अगर पैसे नहीं है तो फिर गैस कहां से खरीदेंगे, कुछ इस तरह का पैसे उन्होंने बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 11 साल पुरानी वीडियो है, जिस पर सरकार हुआ करती थी, 11 साल पुरानी ये वीडियो है। उस पर आज की सरकार पर 900 रुपए, एक मिनट 900 रुपए का सिलेंडर, और रेणुका जी कह रही है 900 रुपए का सिलेंडर खरीदने में क्या समस्या है? इतने गरीब हो कि 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, ये उनके शब्द है। आज का टॉपिक वो नहीं है। चतुर्वेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं आता हूँ ऋषभ जी के पास। संकेत चतुर्वेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने उंगली उठाया था। जी हाँ, मैं बोलना चाह रहा था। ये कह रहे थे कि राम मंदिर जब हम जाएंगे, तो राम मंदिर की जहां तक बात है, मैं उस विषय पे बताता हूँ। गर्भगृह का प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है, मंदिर कंप्लीट है नहीं है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि राजीव जी ने वो बात बोली, वो बहुत सही है कि वोटर पहले ही मन बना चुका होता है। जब वो जाता है उसका पहले ही डिसाइडेड होता है कि उंगली वो कमल के फूल की तरफ जाएगी या हाथ की तरफ जाएगी। यहाँ पर मैं लेकिन भी को फिर भी समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी फाइट कांग्रेस से है ही नहीं। कांग्रेस फाइट में कहीं पर भी नहीं है। फाइट है टुवर्ड्स जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट है। फाइट आपको मिलेगी साउथ इंडिया में, फाइट मिलेगी केरला में, इनके कोई एक्टिव फाइट है नहीं। ठीक है सर, मैं डॉक्टर अविरल मलिक जी से पूछना चाहता हूँ, एक मैं बहुत ही गहन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी ने साउथ को अपना सेंटर बनाया और जिस तरीके से मोदी जी लगातार साउथ की विजिट करते रहे और नॉर्थ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको तो ये कॉन्फिडेंस था कि राम मंदिर की वजह से और योगी जी की वजह से नॉर्थ ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जिसकी वजह से वोटर्स टर्न अराउंड कम हो गया है? जी मैं अविरल जी लगता है कि डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। अनिल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी कांग्रेस और विपक्ष के सपोर्टर हैं, इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं। अनिल शर्मा जी, जो मैंने पूछा सवाल आपको, आपने सुना? नहीं, तो एक बार रिपीट करें प्लीज। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। ऐसा करता हूँ क्योंकि अविरल जी से मेरा सवाल था। अविरल जी जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी उसका जवाब देंगे। जी देखिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम आप देख लीजिए, नॉर्थ को देख लीजिए, साउथ को देख लीजिए। साउथ में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है उसको देखना भी बेहद आवश्यक है। हमारे यंग लीडर्स हैं साउथ के अंदर, वो भी दिख रहे होंगे। तमिलनाडु की आप बात कर लीजिए, कर्नाटका की आप बात कर लीजिए, तो ये देखना बेहद आवश्यक है। कर्नाटका से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी आते हैं, तेजस्वी सूर्या जी आते हैं। आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए तो अन्नामलाई की आप बात कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से मैं बस ऐड कर दूं, तमिलनाडु की आप बात करें तो इस बार तमिलनाडु में मात्र 66% वोटिंग हुई है, जबकि पिछले बार 72.46% वोट हुआ था। यानी कि तमिलनाडु में भी 8 से 9% का डाउन है। नहीं, देखिए कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा इसका आकलन आप वोटिंग परसेंटेज को देखकर नहीं कर सकते हैं। जनता का मूड आपको दिख रहा होगा, जनता क्या कह रही है।
जनता का मूड यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराना है, और जनता तो कह रही है 500 पार कराना है, हम कह रहे हैं 400 पार, जनता कह रही है 500 पार। तो फिर हमने जनता के लिए काम किया है, हमने स्कीम्स चलाई है। फार्मर्स की आप बात कर लीजिए, रूरल पॉपुलेशन की आप बात कर लीजिए, किस प्रकार से रूरल पॉपुलेशन के लिए हमारे द्वारा कार्य सबको नजर आ रहा है। हमने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की है। ठीक है बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा इन्होंने बिल्कुल किसानों के लिए खूब काम किया है, तभी किसान आज भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ये उन पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। चाइना अंदर घुस चुका है, जो बाप वायर और बैरिकेटिंग आर्मी इनको चाइना बॉर्डर पे लगानी चाहिए, वो इन्होंने हमारे ही देश के किसानों के लिए लगा रखी है। और 500 पार की बात कर रहे हैं सर, इनके मुताबिक तो ये 600 सीटें भी ले आएंगे, थोड़ी इनकी नेपाल और पाकिस्तान से भी सीटें आ जाएंगी सर। बीजेपी के मुताबिक तो 500 पार भी जाने को 600 पार भी चले जाएंगे, पर जनता को पाकिस्तान से, इटली से, चाइना से हमें सीट नहीं चाहिए। हम चीन और पाकिस्तान को चाइना से आप सीट ले भी कैसे सकते हैं? चाइना, आप ही के एमपी ने पार्लियामेंट में बोला है कि चाइना 60 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में घुस चुकी है। उस जवाब पे ना मीडिया कवर करती है, मोदी जी उस जवाब पे चुप है। चाइना फंड तो बीजेपी उसको कांग्रेस को करता है। बिल्कुल सही बात है, राजीव गांधी फाउंडेशन पे पैसा दे दे। हाँ, पहले कांग्रेस को निपटे जो दूसरों में आरोप लगा। सर मैं दोबारा आता हूँ आप लोगों के पास। मैं प्लीज अनिल शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि लो वोटिंग जो हुई और खासकर शहरों में लो वोटिंग हुआ है, ये क्या दर्शा रहा? पहला, दूसरा कि मोदी जी ने जिस तरीके से साउथ पर ज्यादा फोकस किया, कहीं ऐसा तो नहीं साउथ पे फोकस करने की वजह से नॉर्थ भी खो दिया इन्होंने, क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट थे राम मंदिर की वजह से? रोहित जी, आपका कहना एकदम ठीक है। अब ये मैं पहले बता दूं, ये खुश हो रहे थे कि बंगाल में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है और राज्यों की तुलना में। अगर पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो 8% वोट डाउन हुआ है बंगाल में भी। तो जो भाजपा वाले हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बंगाल में अच्छी वोटिंग परसेंटेज पोलिंग हुई है, तो घबराने की बात है इनके लिए, विपक्ष के लिए नहीं है। और देश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, और ये साउथ में तो कभी सैंड मार ही नहीं सकते। ये मैं अभी सुन रहा था गृह मंत्री जी, बदलाव का मन कौन सी जनता बना रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो जनता मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। मलिक साहब, मैं भारत की, देश की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पाकिस्तान, नेपाल, चाइना की बात नहीं कर रहा। मैं अपने देश भारत की बात कर रहा हूँ। और देश की जनता ने मन बना लिया है कि वो बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। ठीक है, इस आधार पर 2014 में मनमोहन सिंह जनता बदलाव चाहती थी, इसीलिए आपकी विधानसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़वाने आई थी, इसीलिए आपकी जमानत जब्त हो रही थी, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही थी। यही तो कह रहे हैं, आपकी जमानत जब्त हो राहुल गांधी अमेठी से हार गए, सबने देखा है, क्योंकि जनता परिवर्तन का मन बना रही थी, इसीलिए राहुल गांधी हार गए। यही तो कह रहे हैं। और इस बार वायनाड से भी हार गए राहुल गांधी, जमानत जब्त हो रही है वायनाड से। गुजरात छोड़ के बनारस आने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा ठीक है, मैं खुराना साहब के पास आता हूँ। सभी नेताओं का राइट है, वो कहीं से भी किसी भी निर्वाचन से अपना पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ सकते हैं। राइट है, बिल्कुल सबका राइट है। हारते रहो, भागते रहो, हारते रहो, भागते रहो, सबका राइट है। और विशेष रूप से राहुल का राइट है, हारते रहो, भागते रहो। ये सिर्फ आप अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। 4 जून को सारी जितनी भी पिक्चर है सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब वायनाड से भागेंगे और अगली बार वायनाड छोड़ देंगे, क्योंकि इस बार हार जाएंगे, अब की बार वायनाड छोड़ देंगे। ये तो मैं खुराना साहब के पास आ रहा हूँ, किसी का आवाज नहीं जा रहा प्लीज। खुराना साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कहावत है ना 3 में ना 13 में, कहीं ऐसा ना हो कि साउथ में जिस तरीके से मोदी जी गए हैं, साउथ से वोट मिले नहीं और नॉर्थ का भी वोट खो दे, जो इनका ट्रेडिशनल वोटिंग है। देखिए, राजनीति में और क्रिकेट में फ्रंट फुट पे खेलना रिस्की तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आप रीजन जो ढूंढ रहे थे ना,
लो वोटिंग था वो अपनी यहाँ डिबेट में दिख रहा है। ये देखिए इन लोगों से, ये पार्टियों की डिबेटों से लोग दुखी हो गए हैं। ये जो बार बार पुरानी बातें एक चीज लेके जो एक दूसरे पे हर चैनल पे है, मैं आपके चैनल का नाम नहीं ले रहा, हर आप टीवी खोलो डिबेटों में यही वही पुरानी चीजें, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इन लोगों को थोड़ा सा वोटर को पॉजिटिवली देखना चाहिए, वोटर ताकि वोट डाले। संकेत जी, आपको क्या लग रहा है, कहीं 3 या 13 में तो नहीं चले जाएंगे बीजेपी? मैं 3 और 13, आपने चूंकि अंकों का नाम दिया है इसलिए अंकों के हिसाब से ही जवाब देता हूँ। 350 प्लस एंड लेस देन 400। ठीक है और चलिए 50 तो कम हुआ। ठीक है आज तो कम हुआ, ठीक है। अच्छा अनिल शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से जयंत चौधरी को बीजेपी लाई है और जाट के अगेंस्ट में ऐसा पता चल रहा है कि यूपी में बाकी समुदाय जो हैं, गुज्जर और बाकी लोग जो हैं एक साथ हो गए हैं कुछ समुदाय के लोग, क्या ये सही है? क्या ये भी कारण है? रोहित जी, जो जयंत चौधरी आए थे, आपको भी पता है जयंत चौधरी का बीच का इतिहास क्या रहा है। वो खत्म हो रहे थे लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको सींचने का काम किया, राज्यसभा भेजा और टिकट 7 MLA भी उनके जुटा के भेजे। तो बात यह है कि जयंत चौधरी मजबूरी थी, इसीलिए किसानों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसीलिए दिया गया कि जयंत चौधरी से खफा हो गए थे जाट बेल्ट के किसान, क्योंकि वही लोग गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर थे। अब कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना था जाटों को मनाने के लिए, इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। लेकिन जाट समझ चुके हैं, मन बना चुके हैं और वोटिंग करके उन्होंने बता दिया है 4 जून को सब क्लियर हो जाएगा कि किसने कितने जाट पात थे विपक्ष के, कितने सत्ता पक्ष के। ठीक है अनिल शर्मा जी। और मैं बता दूं रोहित जी, 2 सेकंड में मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब ये कहते हैं कम परसेंटेज, ये तो इनके बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि जब जब भाजपा जीती है तब तक ज्यादा पोलिंग हुई है और ज्यादा वोटिंग रेशियो बढ़ा है। अब घट रहा है तो इनकी स्टेटमेंट का तो ये स्टैंड करेंगे ना। ठीक है सर। अविरल जी, मैं जयंत चौधरी में कुछ कहना चाहता हूँ। आता हूँ खुराना साहब से, पहले एक बार पॉलिटिकल आंसर हो जाए। जयंत खुराना के आने से जाट और राजपूत नाराज हैं, मैं आपको बता दूं। पूरी राजपूत बेल्ट पश्चिम की नाराज है। बिल्कुल, बोलिए क्या देखिए, कहीं कोई समस्या मुझे तो नजर नहीं आ रही है। मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। आप बागपत की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, सहारनपुर की बात कर लीजिए, कैराना की बात कर लीजिए, यहाँ तो मथुरा की बात कर लीजिए, कोई समस्या तो नजर नहीं आ रही है। अविरल जी, आप घर से निकल नहीं रहे हैं, हर 10 कदम पे उन्होंने बैठे हुए राजपूत पैनल पे बैठ के ही भाई कोई समस्या नजर नहीं आ रही। कैंपेनिंग में कई बार जा चुका हूँ, लगातार कैंपेनिंग में मैं भी मौजूद हूँ, सब नजर आ रहा है। और जिसके साथ साथ मोदी जी के आप मत बोलिए, इन लोगों ने सर अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा है, उन्हें ये सब चीजें नहीं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस में भी लागू होता है। चश्मा मैं बताता हूँ, कौन सा चश्मा पहन रखा है मैं बताता हूँ। ये जनधन योजना हमने चलाई है, स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं, काला धन हम निकाल कर लाते हैं। धीरज साहू के विषय पर आप बोल दीजिए, काला धन कहाँ से आया है? इमरजेंसी 1975 से जेल में ठूसने का काम, जुडिशियरी को हाथ में ले लिया था। सर अगर इन्हें इतना ही कॉन्फिडेंस होता अपने 400 पार पर, तो ये चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम नहीं करते चुनाव के समय में। आप एक्सपोज हो रहा है, अटल जी को, अडवाणी जी को, मोरारजी देसाई जी को, सबको जेल में ठूस दिया था। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, इन्होंने तो सर एनडीए के साथ ईडी इशू दिया ही, इनकम टैक्स सारे डिपार्टमेंट अपने साथ जोड़ रखे हैं। डॉक्टर साहब और 4 जून के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस के लोग 4 जून के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। की माला जपेंगे, प्लीज 30 सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने तो पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं करी। विपक्षी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, विपक्षी सारे जवाब देगा। फिर भी राहुल प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं आके। ज्यादा करी है
राहुल गांधी कितनी करी है राजीव जी? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, एक आप गलत छोटा बोल सा रहे हैं। बताइए कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमारे प्रधानमंत्री ने, बताइए ना सर। मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस गांधी के हारने का क्या कारण था? राहुल गांधी का नेतृत्व जो हारे थे, इसका कोई इम्प्लीमेंट हुआ 10 साल से सत्ता में पीछे राहुल गांधी के पड़े हुए हैं। नौकरी इनसे नहीं दी जा रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं करी जा रही। इनको कुछ करना हो बस राहुल गांधी के पीछे लगे रहते हैं लोग। सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के राज्यसभा चली गई, उसको भी पता है क्या हो रहा है ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है बात। अच्छा, मैं जो बात ये आपको भी पता होना चाहिए। राज्यसभा नहीं आए थे, अब मैं एक सवाल राज्यसभा अभी तक जवाब नहीं है। जिस दिन 27 को रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा कौन कौन व्यक्ति किस कारण कांग्रेस छोड़ के गए, और हमारे मैनिफेस्टो में ये पॉइंट है, सबकी जांच कराएंगे। ठीक है, किसी का साउंड नहीं जा रहा है, सिर्फ खुराना जी का। जी खुराना साहब 30 सेकंड। देखिए, मैं फिर मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये फिर वही चीजें चल रही हैं। ठीक है सर, मुद्दे पे आइए क्योंकि अब समय वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। इससे सत्ता विपक्ष अंदाजे हैं, कोई कुछ नहीं होना। जो पब्लिक वोटर है वो मन बना चुका है, उसने कहाँ देना है डिसाइडेड है। एक लास्ट पॉइंट देखिए, जितने भी वोटर सर्वे आए हैं, सैंपल साइज में मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, कितने भी आए हैं, किसी में भी 350 से नीचे नहीं आया है एट एनी कॉस्ट। यही तो सवाल है मेरा कि कहीं इसी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी जो है पुल नहीं कर रही है ना अपने वोटर्स को। नहीं, ये तो वोटर से डायरेक्ट कंपनियां, आप लोग जैसे जर्नलिस्ट है वो कर रहे हैं। मैं समझ गया, ठीक है। मैं तो वो आधार पे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं एंडिंग कमेंट की तरफ जाऊंगा। संकेत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को एटलीस्ट समझना पड़ेगा कि फाइट जो है वो जो रीजनल पार्टीज है वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेंगी, ना कि कांग्रेस। ठीक है अविरल जी, मेरा सवाल आपसे है वही है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में, और ये भी सुनने को आ रहा है कि आरएसएस इस बार हेल्प नहीं कर रही है। ये भी फील्ड में कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि आरएसएस हेल्प नहीं कर रही है, आरएसएस आउट है इलेक्शन से। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस तो बेबुनियाद इल्जाम लगाती है। कांग्रेस के नेता खुद छोड़कर भाग रहे हैं, कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं। ये ऋषभ जी यहाँ मौजूद हैं, गौरव वल्लभ के विषय पर ये जवाब दे दें। गौरव वल्लभ जी के विषय पर ये कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले। ठीक है, बिल्कुल बोलना चाहूंगा। गौरव वल्लभ जी के विषय में बिल्कुल बोलना चाहूंगा। जब सत्ता जाती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टियां छोड़ के जाते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा है, आपके बीजेपी के भी कई लोग कांग्रेस में आए हैं। आप उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? चलिए बिल्कुल, आप गौरव वल्लभ जी के विषय पर ही डिबेट करते हैं। एक मिनट रोहित जी, एक मिनट समय दीजिए। गौरव वल्लभ जी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। गौरव वल्लभ जी के ऊपर कोई किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। आप कहते हैं ईडी सीबीआई के डर से भाग गए, ये हो गया वो हो गया, आईटी के डर से भागे, कुछ नहीं है। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्यक्ति हैं। गौरव वल्लभ जी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद भी अगर वो छोड़कर जा रहे हैं तो ये सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस की नियत खोट है। ठीक है, कांग्रेस की नियत खोट है। उन्हें उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती और राजनीति में हर आदमी लॉयल नहीं होता। ऋषभ जी, आप जवाब दे दीजिए। जी ठीक है, बोलिए आप। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा गौरव वल्लभ जी को 2 बार पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, दोनों बार वो नहीं जीत पाए। उन्हें लगा मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बीजेपी में जाके पूरी होंगी, और हर आदमी नहीं लॉयल होता। जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कई लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी का। बताइए ना, अब आप पीडी सीबीआई का नाम लीजिए। कोई मुकदमा नहीं था, पुलिस का डर था, उसके बावजूद भी वो छोड़कर गए हैं। जयराम रमेश
पहली बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की पोल उनके द्वारा खोली गई है वो सबको नजर आ रहा है। आज के लिए समय इतना ही है। कांग्रेस की पोल खुद नहीं है, कांग्रेस परिवारवादी लोगों की पार्टी है, जातिवादी लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचारी लोगों की पार्टी है। जातिवाद लोगों की पार्टी जाति की बात करने वाले भाजपा के लोग आज जाति की बात करने लगे। ठीक है, ये गलत बात है, आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी जाति और धार्मिक राजनीति की नींव आपकी पार्टी की उसी के ऊपर है। 10 सेकंड में आप जाति और धर्म की बात ना करें तो अच्छा रहेगा हरिवंश जी। ठीक है, ठीक है। चतुर्वेदी जी, आप अपना 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट, फिर मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस जो है वो अच्छा कर जाती है, तो जैसे जो इसके पार्टनर्स हैं, मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, क्या ये लोग खुश होंगे? क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस तो उन्हीं का खाया जा रहा है फिर। ठीक है, They will ठीक not है ऋषभ जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे और फिर आपके एंडिंग कमेंट भी। मैं बिल्कुल देना चाहूंगा सर। वो लोग क्यों नहीं खुश होंगे? आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के चुनाव में सर, एक तो ये बीच में कमेंटबाजी करेंगे तो सर फिर ऐसे डिबेट नहीं हो पाती। नहीं, ठीक है, बोल लीजिए, लोग बीच में बोलते हैं कमेंट में, बोलिए आप। हाँ जी, बिल्कुल बोलूंगा जी। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के चुनाव में लोग गड़बड़ियां करते हैं, हर तरह का इल्जाम इन पे लगता है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ उस पे मीडिया बिल्कुल शांत है। इंडिया की, जहां तक अभी अपने राजीव जी कह रहे थे कि मीडिया में सारे सर्वे में दिखाया जा रहा है कि 350 सीटें आ रही हैं। इंडिया की जो मीडिया इंडिपेंडेंस रैंक है उसके बारे में पूरे देश को पता है कि कितना मीडिया पे भरोसा रह गया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ठीक है, इसके अलावा सर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे आज तक इनके ये चुप्पी साधे हुए हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, आपने बता दिया, मैं आप बताता हूँ। ऋषभ जी, आपको मैं सवाल कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं ऋषभ जी बता दूं, मैं आपको जब लिंक भेजूंगा तो उसमें आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमने एक बार नहीं 3 बार डिस्कशन किया है, और मेरे ख्याल से अनिल शर्मा जी आते रहे हैं, आगे जब भी करेंगे आपको बुला लेंगे। ठीक है, अविडल जी आप बोलिए। जी देखिए, संदेश खाली के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इमरजेंसी पर बैठे रहेंगे, इमरजेंसी के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, उसके साथ साथ कश्मीर पंडितों के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, टीकाराम के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, साहब के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद जो है, गांधी परिवार सर्वोपरि क्यों मानते हैं? खुराना साहब आपका 30 सेकंड लास्ट प्लीज। कह रहा हूँ मैं, फिर पार्टीवादी से हट के बात कर रहा हूँ कि मुझे जो चिंता है वो इस देश की, इस लोकतंत्र की, इसकी चिंता है। ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम करना मेरी एक डिमांड है। सही है गलत, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ये कहता हूँ वोटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो जो वोटिंग ना ले उसको ना सिलेंडर मिले, ना सब्सिडी मिले, ठीक है सर प्लीज। तो कौन सा मिल रही है जो डालने वाले को भी नहीं मिल रही। ठीक है दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आप देख सकते हैं लो वोटिंग जो हुआ है वो सच में एक चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। आप जिसे भी वोट दें, ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किसे वोट देना चाहते हैं, जिसकी भी आइडियोलॉजी को आप पसंद करते हैं उसको वोट दे। सरकार और लोकतंत्र जो है और सरकार जो है इसी से चलता है, और इलेक्शन कमीशन इतना खर्च कर रही है भारत की जनता पे, भारत के लोगों पे, कि भारत के लोगों के अपेक्षा और आकांक्षा के हिसाब से सरकार आए, फ्री और फेयर वोटिंग हो। तो अगले चुनाव में कृपया जहां जहां भी चुनाव हो खुल के बाहर आए और खुल के वोटिंग करें, और जो भी जीतेगा और हारेगा ये तो हम देख लेंगे 4 तारीख को कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋषभ अत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।